नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग डेली एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। यानी हम लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं और आपको जो भी नोट पॉइंट लिखा जाता है उसको नोट डाउन करते जाइएगा। यानी आपको क्या करना, जो भी नोट पॉइंट लिखा जाता है उसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। और इसका आपको पीडीएफ भी दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। पीडीएफ का नहीं, आपको टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन होना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ। वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए, लेकिन वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी एमपी। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। एमपी से क्या क्या रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिजर्व है, या राष्ट्रीय उद्यान है, या वन्य जीव अभ्यारण्य है, सारा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में भीमबेटका स्थित है, रायसेन जिला। किस जिला में, रायसेन जिला। और यह किस लिए प्रसिद्ध है, चित्रकारी के लिए। सबसे पहले चित्रकला का मतलब साच कहाँ से मिला, सबसे पहले चित्रकला यानी चित्रकारी के साथ जो मिला था कहाँ से मिला, भीमबेटका से। यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। सीधा आपसे प्रश्न पूछेगा भीमबेटका कहाँ स्थित है, एमपी मध्य प्रदेश में। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। किस जिला में, रायसेन जिला में। किस पर्वत श्रेणी में, विंध्य पर्वत श्रेणी। किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। ये सारा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, देखिए यहाँ पे नोट करिएगा आप। देखिए ये आपसे पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। सलीम अली ये कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। सलीम अली कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा सलीम अली कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और यह सबसे क्या बड़ा है, यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है सलीम अली, और कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सलीम अली को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश संखल। ये सारा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यानी जो भी मैन, जो जैसे हम पूछा वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, वाटर मैन ऑफ इंडिया, ये प्रश्न बीपीएससी करे। बिहार दरोगा यानी 26 दिसंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा में, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को, राजेंद्र सिंह को। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, के सिवान को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कमेंट करके बताइएगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, टेसी थॉमस को। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, टेसी थॉमस को। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, अब्दुल कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम को। तो सारा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाए सलीम अली कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। हेमिस कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ से 3 प्रश्न पूछेगा, सलीम अली, द चीगाम और हेमिस। द चिंगम, हेमिस और सलीम अली, 3 आप यहाँ से जरूर याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश से क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, तो यहाँ सब एक याद रखिएगा, पीन घाटी कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। पीन घाटी हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया, और इससे पहले इसका नाम क्या था, जिम कॉर्बेट जो नाम इसका, इससे पहले इसका नाम था क्या था, कमेंट करके बताइएगा। अभी इसका वर्तमान में जो नाम है चेंज कर दिया गया, जिम कॉर्बेट से नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, रामगंगा। रामगंगा। गंगोत्री कहाँ स्थित है, उत्तराखंड। तो ये तो आपको याद ही होगा, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी, ये सारा कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। ये चारों कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। तो आप जरूर याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट का नाम चेंज हो गया है, रामगंगा। नाम क्या हो गया, रामगंगा। और जिम कॉर्बेट से पहले इसका नाम क्या था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सिक्किम से पूछा जाएगा कंचनजंगा। सिक्किम से क्या पूछा जाएगा, कंचनजंगा कहाँ स्थित है, सिक्किम में। आपको ऑलरेडी याद होगा कि कंचनजंगा पर्वत है जो भारत का हाईएस्ट यानी सेकेंड हाईएस्ट पीक, कंचनजंगा कहाँ स्थित है, सिक्किम में। सिक्किम में। मेघालय, नोकरेक, मेघालय में नोकरेक।
अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? नामदफा आप यहाँ से याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। असम से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नमोरी, उरांग, ये पांचों आप याद रखिएगा असम से। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा एक सिंह गैंडे के लिए, एक सिंह गैंडे वाला, एक सिंह गैंडा कहाँ मिलेगा? एक सिंह वाला गैंडा कहाँ मिलेगा? काजीरंगा में। और काजीरंगा कहाँ स्थित है? असम में। काबुल लमजाओ ये कहाँ स्थित है? मणिपुर में, काबुल लमजाओ। और एक कैसा राष्ट्रीय उद्यान है? तैरता हुआ, कैसा? तैरता हुआ। और उत्तर यानी पूर्वी साइड जो स्थित है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा, काबुल लमजाओ। और कैसा? तैरता हुआ। तो ये भी आप याद रखिएगा। और आपको बताना है किस झील पे स्थित है? काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के किस झील पे स्थित है? लोकटक झील। ये प्रश्न पूछा जाता है, कटक कटक से आप याद रहे, लोकटक, कटक या मणि किसका आवाज करता है? कटक कटक, तो लोकटक मणिपुर। पश्चिम बंगाल में क्या क्या पूछा जाएगा? सुंदरबन, जलतापारा, ये दो आप याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से। और यहाँ पूछा जाएगा वाल्मीकि बिहार में, बेतला झारखंड, बेतला कहाँ स्थित है? झारखंड में। भीतरकनिका, सिमलीपाल, भीतरकनिका और सिमलीपाल कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भीतरकनिका और सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से आप याद रखिएगा महावीर, ये नहीं पूछा जाएगा, इसको मतलब आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। लेकिन जो बताया जा रहा है उसको आप नोट करके याद कर लीजिएगा, उसको क्या करना? नोट करके आपको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी आंध्र प्रदेश। अंडमान और निकोबार से कौन कौन सा पूछा जा सकता है? मध्य बटन द्वीप और साउथ बटन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। रानी झांसी, झांसी की रानी है रानी झांसी, ये भी कहाँ स्थित है? यानी साउथ बटन बोले, उत्तरी बटन बोले, मध्य बटन बोले, ये चारों कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। साउथ बटन, सैंडल पीक, मध्य बटन, उत्तरी बटन, जितना भी बटन से अगर जुटा हुआ रहेगा तो क्या बताइएगा आंसर? अंडमान निकोबार। तमिलनाडु में आपको याद रखना है मुकुंती, मधुमलाई, इंदिरा गांधी, ये तीनों कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। पेरियार कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और पेरियार एक इडुक्की बांध है जो किस नदी पे स्थित है? पेरियार नदी पे। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप याद रखिएगा पेरियार, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। हाल ही में जो 23 जनवरी 2022 में यानी 23 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था यूपी टेट, उसमें पूछा गया था सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन में था शांत घाटी, तो इसका आंसर क्या होता है? शांत घाटी। यानी शांत घाटी कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली, केरल में। राजीव गांधी जिसको हम क्या बोलते हैं? नागरहोल, ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक से आपको याद रखना है वांदीपुर, मुकुंद्रामुख और राजीव गांधी, ये तीनों कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। महावीर ये कहाँ स्थित है? गोवा में। महावीर बोले या मोलम, ये कहाँ स्थित है? गोवा में। गिर आपको याद रखना, ब्लैक बैक, ये तीनों कहाँ स्थित है? गुजरात में। कच्छ की खाड़ी, तो ये तो आपको ऑलरेडी याद होगा कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। कच्छ की खाड़ी, गिर, ब्लैक बैक, ये तीनों कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाए, गिर एक पहाड़ी का नाम है, तो गिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। गिर, गिर से गिर और गिर से गुजरात, यानी गिर तो गा से गिर और गा से गुजरात, दोनों को रिलेट करके आप याद कर लीजिएगा कि गिर पर्वत कहाँ स्थित है? पहाड़ी, गुजरात में। पेंच, संजय गांधी, ये दोनों कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। लेकिन जनरली जो पेच आपसे पूछा जाएगा कुछ भाग महाराष्ट्र में भी है और मेनली इसका जो भाग है कहाँ? एमपी में।
तो यहाँ से जो पूछा जाएगा बांधवगढ़, कान्हा, माधव और पेंच, ये चारों कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। चारों कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो इसको आप यहाँ से आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में क्या क्या पूछा जाएगा? सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स, चार यहाँ से पूछा जाएगा। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि रणथंभौर कहाँ स्थित है? राजस्थान। सरिस्का राजस्थान, तो आप यहाँ से याद रखिए मुकुंदरा हिल्स राजस्थान। दुधवा उत्तर प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर हरियाणा। तो ये था कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना ही होगा। नहीं याद रखिएगा तो नहीं बनेगा, याद रहेगा बन जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के किस साइड पाई जाती है? तो विश्व परवाल भित्ति यानी विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में, पूर्व साइड यानी उत्तर पूर्व साइड वाला जो एरिया है वहाँ पाया जाता है सबसे बड़ी परवाल भित्ति, ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर बी। और उसका नाम क्या है? कोरल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जापान कितने द्वीपों पर स्थित है? 4 द्वीपों पे। जापान के बारे में आपको फुल स्टडी यानी पूरा कंप्लीटली इसके बारे में आपको बताया गया है। और यहाँ से रिलेटेड बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है, यानी सभी एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। आपसे प्रश्न पूछे जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हुन्सो द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? हुन्सो द्वीप। तो आप इसको याद रखिएगा। चिली कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। चिली कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। तो जो भी सूर्य से रोशनी हमें प्राप्त होता है किस कारण से प्राप्त होता है? नाभिकीय संलयन के कारण। कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया गया? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नाभिकीय संलयन भी 2 प्रकार का होता है, एक नियंत्रित और एक होता है अनियंत्रित। एक नियंत्रित और एक अनियंत्रित। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, तो एक अनियंत्रित देगा और एक नियंत्रित देगा। अगर हम लोग मान लीजिए हाइड्रोजन बम को फोड़ देते हैं तो उसको दोबारा नियंत्रित कर पाएंगे? नहीं। यानी अगर हम लोग हाइड्रोजन बम को फोड़ देंगे यानी उसको, तो दोबारा से हम लोग उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। तो किस पर आधारित होगा? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। और सूर्य के बारे में पूछा जाएगा तो नियंत्रित नाभिकीय संलयन। अगर संलयन ऑप्शन में है तो आंसर तो हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा डिफिकल्ट बनाएगा इसको प्रश्न, यानी ज़्यादा डिफिकल्ट बनता है, तो ऑप्शन में नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों रहेगा। परमाणु बम किस पे आधारित है? विखंडन पे। और विखंडन में भी पूछा जाएगा तो अनियंत्रित। जितना भी बम है अनियंत्रित, क्योंकि बम को अगर हम लोग फोड़ देते हैं तो उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है और ये कहाँ लगाया जाता है? तो हम लोग इसको घर में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो भी बिजली से जैसे चलता है, पंखा हो गया, एसी हो गया, कूलर हो, जो भी चलता है उसको बचाव के लिए हम लोग इसको लगाते हैं। क्योंकि जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो ये क्या करेगा, जो एमसीबी रहेगा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। यानी लाइट जो यानी लाइन रहेगा उसमें से विद्युत धारा का जो प्रभाव रहेगा वो कट जाएगा। तो एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर बी। यानी क्या करता है, जो भी विद्युत सामग्री है, जैसे हो गया पंखा हो गया, कूलर हो गया, जो भी हम लोग चलाते हैं उसको क्या करता है? बचाव करता है एक तरह से, यानी सुरक्षा कवच है इसके लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य यानी संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग जुडिशियल ऑर्गन कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। द हेग, नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको कंप्लीटली बताया गया था कि इसका टोटल जो मेन यानी मुख्य जो अंग है 6 है, जिसमें से आपको 2 याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि अपवाद चीजें ज्यादातर पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड टोटल जो प्रमुख अंग है कितना है? 6। 6 में से आपको 2 याद रखना। एक याद रखना है UNSC।
UNSC जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल और हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा और एक पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से, जो प्रश्न भी पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इसलिए प्रश्न पूछा जाता है जितना भी संयुक्त राष्ट्र का अंग है सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, लेकिन अपवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग नीदरलैंड में। इसीलिए ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। यूएन का टोटल सदस्य कितने हैं? 15। 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी। जो 10 अस्थायी होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है 2 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। और जो 5 यानी अस्थायी होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है अस्थायी रूप है, यानी अस्थायी कहने का मतलब क्या है? हमेशा के लिए, यानी अस्थायी रूप से है। और जो अस्थायी है उसका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्षों के लिए। टोटल मिलाकर 15 सदस्य है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य की संख्या कितना? 15। अस्थायी सदस्य की संख्या कितना? 10। अस्थायी 5। अस्थायी में कौन कौन आता है देश? फ्रांस हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन। तो आप इसका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वीटो पावर किसके पास होता है? अस्थायी के पास। वीटो पावर किसके पास होता है? अस्थायी सदस्य के पास। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, द हेग यानी हेग नीदरलैंड। जिनेवा में किसका मुख्यालय स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका भी मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वियना में किसका मुख्यालय स्थित है? ओपेक। ओपेक बोले तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? OPEC। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं करिएगा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो पड़ता है यूरोप महादेश में पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महादेश में। न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? तो 22 तो शामिल है संविधान में, लेकिन 2 और भाषा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, यानी साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। टोटल जो दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में। कितने भाषाओं में? 24। तो 2 तो और जुटेगा। 22 तो संविधान में ऑलरेडी है, और 2 कौन सा भाषा जुटता है? राजस्थानी और अंग्रेजी। राजस्थानी और अंग्रेजी टोटल मिलाकर 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई कितना भाषाओं का? 24। 24 में 22 संविधान में और 2 राजस्थानी अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर डी। 22 में बहुत सी भाषा हो गई, हिंदी हो गया, जैसे में सिंध हो गया, पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, उड़ीसी हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये सभी क्या है? संविधान में शामिल है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 24 दिसंबर 2003 को। ऑप्शन नंबर ए। इसलिए हम लोग 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 24 दिसंबर 2003 को किया गया था, इसलिए 24 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो एक होता है IP एड्रेस। IP एड्रेस आपके मोबाइल में भी होगा। जहाँ पे आप वाईफाई खोलते हैं कनेक्ट करने के लिए, तो आप जाइएगा सेटिंग में से आपको कहाँ जाना है? वाईफाई में। अपने मोबाइल में आपको क्या करना है कि मोबाइल में जाना, मोबाइल यानी सेटिंग में, मोबाइल के सेटिंग से जाइएगा वाईफाई। तो वाईफाई जब कनेक्ट करिए तो वहाँ पे नीचे आएगा एडवांस सेटिंग। तो उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका IPS जो एड्रेस होता है कुछ नंबर में होता है, वो आपका आ जाएगा। तो इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो IPS एड्रेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं।
देखिए यहाँ पे इमेज लगाना भूल गए, तो आप इसको जाकर देख लीजिए। मोबाइल में आपको जाना सेटिंग में से वाईफाई जहाँ कनेक्ट करते हैं उस पर क्लिक करना, और जैसे उसके नीचे जब वाईफाई यानी ऑन होता है तो वहाँ से उसके नीचे जाइएगा, तो वहाँ पे लिखा होगा एडवांस सेटिंग, उस पर क्लिक करिएगा तो दिखाई दे जाएगा आईपीएस एड्रेस, लिखा रहेगा आईपी और इंग्लिश में लिखा रहेगा एड्रेस, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, यानी ये सभी मोबाइल में होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ शामिल हुए थे? शिकागो। और शिकागो कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ शामिल हुए थे? 1893 के शिकागो में, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? परमहंस। गुरु का नाम क्या था? परमहंस। इसको भी आप याद रखिएगा। रामकृष्ण परमहंस पूरा नाम था, रामकृष्ण परमहंस। जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा? एक तो प्रश्न पूछेगा 1938 और 39 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। 1938 और 39, 1938 में हरिपुरा में हुआ था और 1939 में त्रिपुरा नहीं बोल रहे हैं, त्रिपुरी, जो कहाँ पड़ता है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। तो 1938 और 39 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया सबसे पहली बार? सुभाष चंद्र बोस, रेडियो के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस। तो आप इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? यह अनुसूची द्वारा सम्मिलित या शासित नहीं है, यानी सम्मिलित नहीं है 6ठी अनुसूची में। तो अनुसूची 4 में क्या बताया गया? राज्यसभा के बारे में। अनुसूची 5 में क्या बताया गया? SC/ST के बारे में, SC/ST के बारे में बताया गया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इसके बारे में बताया गया अनुसूची 5 में। और अनुसूची 4 में राज्यसभा जब आप लिखेगा तो कितने अक्षर से लिखा जाएगा राज्यसभा? 4। तो 4 से याद रखिएगा। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा। अनुसूची 5 में क्या है? SC/ST। और अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 6 में क्या है? तो SC/ST के ही बारे में बताया गया, लेकिन खासकर 4 राज्यों में। अनुसूची 6 में SC और ST के ही बारे में बताया गया है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में ही बताया गया, लेकिन खासकर 4 राज्यों में। पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्य? 4 राज्य, जिसमें कौन कौन शामिल है? AM और TM। AM और TM सबको याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं, मणिपुर सिर्फ आपको इतना याद रखना कि मणिपुर शामिल इसमें नहीं है। AM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर शामिल नहीं है। तो AM आप यहाँ से याद रखिए। तो यहाँ प्रश्न पूछा कौन शामिल नहीं है? त्रिपुरा शामिल है, असम शामिल है, मिजोरम शामिल है, अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। आप ऐसे भी याद रखिएगा AM और TM, तो इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द 6th शेड्यूल टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल डोमिनेट एरिया ऑफ 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। कितने? 4 नॉर्थ ईस्टर्न यानी पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्य? 4। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका आगे लिख रहा है कि द 6th
schedule was added in the constitution on the recommendation of बारदोलोई कमेटी यानी किसके सिफारिश पे आया था? रिकमेंडेशन पे। तो बारदोलोई समिति के सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था। आगे लिख रहा है कि इट्स प्रोवाइड अ लिमिटेड ऑटोनोमी टू द ट्राइबल रीजन सो दैट दे कैन कंजर्व देयर राइट कल्चर एंड एथेंसिटी। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो अगला है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा गया? गोपीनाथ बारदोलोई वाज आल्सो द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न आपसे सीधे पूछेगा कि असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो नाम क्या है? गोपीनाथ बारदोलोई, यानी असम के संस्थापक। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित थे? पंजाब से। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो जब भी लास्ट में प्रश्न को पढ़िएगा तो ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा, प्रश्न क्या कह रहा है? युग में सुमेलित नहीं है, नहीं के बारे में पूछ रहा है। एस्कॉर्बिक अम्ल, इमली, एस्कॉर्बिक अम्ल, इमली, क्या ये सही है? ये गलत है। एस्कॉर्बिक अम्ल, इमली, तो इमली क्या होता है? खट्टा। तो खट्टा यानी खट्टा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टारटेरिक अम्ल, टारटेरिक अम्ल, टारटेरिक अम्ल। खट्टा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टारटेरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी, विटामिन सी। लैक्टिक अम्ल दही, ऑक्जेलिक अम्ल पालक या टमाटर, टमाटर। एसिटिक अम्ल सिरका। ये तीनों क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अर्जेंटीना पेरिज घास के मैदान के बारे में बता रहा है। ऑस्ट्रेलिया डॉन्स, मध्य एशिया स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड। तो आपको बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी जो दिया गया डॉन्स ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया स्टेपी यानी यूरोप के भाग में पाया जाता है। स्टेपी यूरोप और एशिया के जो मिलन स्थल है वहीं पे पाया जाता है। स्टेपी यानी टेप्स यानी दोनों सट गया, दोनों के बॉर्डर पे। तो मध्य एशिया स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका बेल्स, ये भी सही दे रहा। तो अर्जेंटीना पेरिज, तो अर्जेंटीना पे यहाँ जो होगा, अर्जेंटीना में यहाँ पे क्या होगा? पंपास, पंपास या पंपाज। अर्जेंटीना में कौन सा घास पाया जाता है? पंपाज। पेरिज कहाँ पाया जाता है? पेरिज ये हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे सीधा पूछेगा पंपाज कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना। पेरिज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया। स्टेपी, स्टेपी में क्या देगा आंसर में? यूरोप। ऑप्शन में क्या देगा? यूरोप या मध्य एशिया। बेल्स दक्षिण अफ्रीका। तो सारा प्रश्न आप याद रखिएगा। लानोज वेनेजुएला। अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में संगाई। और मणिपुर में एक झील का नाम बताएं, लोकटक झील, कहाँ स्थित है? मणिपुर में। काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में। एकमात्र तैरता हुआ, कैसा? एकमात्र तैरता हुआ। और किस झील पे स्थित है? लोकटक झील पे। ऑप्शन नंबर ए। और एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? तुजू दर्रा, कहाँ स्थित है? मणिपुर में। और भारत को किससे जोड़ता है? म्यांमार से।
भारत को किससे जोड़ता है? म्यांमार से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। तो आपसे प्रश्न पूछेगा भारत को ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ? त्रिपुरा। त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडामरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है उसको आप कवर करिए। कौन कौन सा जलडामरू मध्य पूछा जा सकता है? जलडामरू मध्य बोलेगा या जल संधि? तो सबसे पहले जल संधि होता क्या है? जल और संधि, संधि का मतलब होता है मिलन और जल का मतलब होता है पानी। जल बोले तो पानी, जल बोले तो पानी। तो जल संधि, संधि का मतलब मिलन, यानी जहाँ 2 महासागर या सागर हो गया, यानी जहाँ 2 सागर के पानी मिलेगा आपस में उसको क्या बोलेंगे? जल संधि। जैसे मैं प्रश्न पूछा भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है कौन सा जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। तो जल संधि का मतलब क्या होगा? 2 बड़े जलाशय को जोड़ना और स्थल खंड को अलग करना। जाहिर सा बात है कि जो बड़े जलाशय को जोड़ेगा, यानी 2 बड़े जलाशय को जोड़ेगा तो क्या होगा? स्थल खंड को अलग करेगा। तो 2 बड़े जलाशय को जोड़ना और स्थल खंड को अलग करना क्या कहलाता है? जल संधि। जल संधि का मतलब सीधा आप याद रखिएगा, 2 बड़े जलाशय को जोड़ना। तो जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को। भूमध्य महासागर कुंजी, भूमध्य महासागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। भूमध्य महासागर की कुंजी किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। और ये किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर। अलग किसको करता है? मोरक्को और स्पेन को। मोरक्को और स्पेन को। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है बोरिंग स्ट्रेट या बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। अलग किसको करता है? साइबेरिया यानी रूस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूस। साइबेरिया बोले तो रूस में पड़ता है और अलास्का बोले तो उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे लिख लीजिएगा नॉर्थ अमेरिका। तो किसको जोड़ता है? नॉर्थ अमेरिका से रूस को। कौन सा जल संधि? बेरिंग जल संधि। ये जो पहले अलास्का था किसका हिस्सा था? रूस का। लेकिन अमेरिका इसको क्या कर लिया? हड़प लिया। नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, लेकिन अलास्का मेनली किसका भाग है? अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका यानी महादेश है। नॉर्थ अमेरिका क्या? महादेश है। उसमें भी पूछेगा देश, तो कौन सा देश? अमेरिका। यानी जो अलास्का है किसका भाग है? अमेरिका देश का। यानी इस पे किसका अधिकार है? अब किसका हिस्सा हो गया? अमेरिका का। अमेरिका, अमेरिका का। तो ये किसको जोड़ता है? रूस को अमेरिका से अलग करता है, जोड़ता नहीं, अलग करता है। बेरिंग स्ट्रेट यानी बेरिंग जल संधि किसको अलग करता है? रूस और अमेरिका को। जोड़ता किसको है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो यहाँ से प्रश्न सीधा बनेगा, पाक जल संधि किसके बीच है? भारत और श्रीलंका। जोड़ेगा किसको? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो आपसे सीधा एक लाइन में प्रश्न पूछेगा कि बेरिंग स्ट्रेट किस 2 देश के बीच स्थित है? रूस और अमेरिका। जोड़ता किसको है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो ये तो सिंपल प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया है एनटीपीसी में। डोवर जल संधि उत्तरी महासागर या उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। इंग्लिश चैनल बोले तो अटलांटिक महासागर। इंग्लैंड और फ्रांस को क्या करता है? अलग करता है। यानी किस देश के बीच स्थित है? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। नेक्स्ट है बॉस जल संधि। बॉस जल संधि जोड़ता किसको? तस्मानिया। तस्मानिया एक द्वीप है, तो ये जोड़ता किसको? तस्मानिया द्वीप को ऑस्ट्रेलिया के मेन भूमि से यानी मेनलैंड से। बोस जल संधि अलग करता है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच स्थित है। जोड़ता किसको है? दक्षिण सागर और तस्मान सागर को। दक्षिण सागर और तस्मान सागर को। देखिए यहाँ देखिए और भी इंपॉर्टेंट है, मलक्का जल संधि किसके बीच स्थित है? अलग किसको करेगा और जोड़ेगा किसको?
तो इधर स्थित है दक्षिण चीन सागर और इधर स्थित है बंगाल की खाड़ी। तो जोड़ेगा किसको? दक्षिण चीन सागर को बंगाल की खाड़ी से। अलग किसको करेगा? मलेशिया और सुमात्रा को। मलेशिया और सुमात्रा को। यहाँ पे स्थित है जावा सागर। सुंडा जल संधि किसके बीच स्थित है? सुंडा जल संधि जोड़ेगा किसको? जावा सागर और हिंद महासागर को। जावा सागर और हिंद महासागर को। फ्लोरिडा जल संधि अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी। अलग किसको करेगा? क्यूबा और फ्लोरिडा। फ्लोरिडा कहाँ स्थित है? अमेरिका में। फ्लोरिडा कहाँ स्थित है? फ्लोरिडा कहाँ स्थित है? अमेरिका में। तो इसको आप याद रखिएगा, फ्लोरिडा जल संधि, अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाब उल मंदेब जल संधि किसके बीच स्थित है? किसके बीच स्थित है? जोड़ेगा किसको? लाल सागर यानी रेड सी और गल्फ ऑफ अदन। गल्फ ऑफ अदन यानी अरब के सागर देगा, अरब सागर। अरब सागर और लाल सागर को जोड़ता है। कौन सा? बाब उल मंदेब कहाँ स्थित है? गल्फ ऑफ अदन। तो यहाँ पे नाम दिया गया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। यहाँ पे हो जाएगा UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, और इधर हो जाएगा ईरान। तो किसके बीच स्थित है? ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। जोड़ेगा किसको? तो जोड़ेगा किसको? पर्शियन गल्फ और इधर गल्फ ऑफ ओमान को। तो इसको आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, यहाँ पे कौन सा नहर स्थित है? सवेज नहर। तो सवेज नहर किसको जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से। लाल सागर को भूमध्य सागर से, यानी सवेज नहर किसके बीच स्थित है? भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर के प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पाक जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका। जोड़ेगा किसको? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को। ये तो आंसर होगा नहीं। तो बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य ऑप्शन नंबर डी। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को किसके बीच स्थित है? रूस और अमेरिका के बीच। देखिए यहाँ पे बेरिंग, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? असंगठित क्षेत्र का मतलब होता क्या है? तो असंगठित क्षेत्र कहने का मतलब है वैसा क्षेत्र, यानी असंगठित क्षेत्र कहने का मतलब है जिस पे सरकार का कानून नहीं लागू होता हो। जिस पे सरकार का कानून नहीं लागू होता, उसको क्या बोलेंगे? असंगठित क्षेत्र। यानी सरकार का कोई भी रूल नियम उस पर लागू नहीं होता, तो उसको क्या बोलेंगे? असंगठित क्षेत्र। तो पुलिस पे लागू होता है तो यह असंगठित क्षेत्र में आएगा नहीं। खेती, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। बैंक, सरकारी नौकरी में तो और भी लागू होता है, यानी आपको टाइम पे जाना और टाइम पे आना है। असंगठित क्षेत्र कहने का मतलब जिसपे सरकार का रूल नियम नहीं लागू होता हो, उसका कोई वेतन यानी फिक्स नहीं हो, कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी कोई भी किसी भी प्रकार का सरकार का उस पर मतलब सरकार का हस्तक्षेप ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जैसे मजदूर, उस पर सरकार का कोई रूल नियम है नहीं है, कभी भी जा सकता है कभी भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे? असंगठित मजदूर। तो ये भी प्रश्न इस तरह से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, यानी शब्द जो एक शब्द है उससे बहुत रिलेटेड होता है। जैसे मैं पैरा या पारा, तो पारा मेडिकल का मतलब क्या था? मेडिकल का मतलब हो गया पूरा, और पारा का मतलब आधा, यानी आधा सीखा हुआ, उसको क्या बोलेंगे? पारा मेडिकल। जैसे पैरा कमांडो यानी पारा कमांडो, पारा मेडिकल, ये हो जाएगा पारा मैग्नेटिक। इसका कहने का मतलब क्या है? अधूरा है। तो कुछ शब्द ऐसा होता है जो क्या होता है उससे रिलेटेड रहता है, जैसे असंगठित क्षेत्र, असंगठित मजदूर, तो ये उसी तरह से रिलेट रहेगा, आप उसको याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? 73वें संविधान संशोधन 1992। देखिए 3 नाम लिख दिए यहाँ पे। 73वें संविधान संशोधन 1992, इसको आप याद रखिएगा। पंचायती और इसके तहत कौन सा अनुसूची जोड़ा गया संविधान में? 11वां अनुसूची। और पंचायती व्यवस्था में यानी पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत, तो इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय। और किस अनुसूची में जोड़ा गया? 11वां अनुसूची। भाग कौन सा है? 9। 74वें संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया? नगर पालिका को 1992-93, यानी 1992-93 से लागू हुआ। कौन सा अनुसूची है? अनुसूची 12। इसमें कितने विषय हैं टोटल? 18। तो अगर आप कंफ्यूजन करते हैं तो 9 और 2 को जोड़ेगा तो कितना आएगा? 11। 11 बोले तो पंचायती, तो पंचायती से रिलेटेड पूछेगा तो इसमें कितने विषय हैं? 29। और नगर पालिका में 18। तो आप इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? ये आपको तुरंत बताए थे, पेरियार नदी। और कहाँ स्थित है? केरल में। सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? तो किससे संबंधित था? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच के संबंधों को बीच स्थापित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों को सुझाव देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। और फजल अली आयोग किससे संबंधित था? राज्यों के पुनर्गठन से। बिहार दरोगा में पूछा गया था। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय। ब्रह्म समाज का स्थापना कब की? 1828 में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर का संबंध किससे था? विधवा पुनर्विवाह एक्ट से। डेनिस क्लाइव, अगर यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव रहता तो क्या होता? भारत यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर। किसे बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को। प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी? बी आर डिस्प्लेस्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली उम्र कितना था उस समय? 17 वर्ष। कब मिला था? 2014 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न सारा कवर हो गया, यानी जो भी प्रश्न हम सेलेक्ट किए थे सारा आपको करा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से आपको क्या करना, जाके ज्वाइन हो जाना और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसका पीडीएफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।